हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आपको सभी को बताइए गाइस, आपका 19 जून को पेपर हो चुका है। फर्स्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और आपको यहाँ पर गाइस आंसर की जो है वो पूरी रिवील की जाएगी। पूरे आंसर्स आपको एग्जैक्ट बताए जाएंगे। लगभग गाइस 100% क्वेश्चंस हैं, इनके सभी करेक्ट आंसर हमने यहाँ पर जो कि करेक्ट कर लिए हैं और सारे मिला लिए हैं क्वेश्चंस को, रिसर्च कर लिए हैं उन पे। हमें काफी क्वेश्चंस यहाँ पर पता था ऑलरेडी और काफी सारे जो क्वेश्चंस है कुछ नए लेवल पे और कुछ डीपली क्वेश्चंस बने हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी हमने रिसर्च की है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो जो है लेट हो गया है। बाकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे। पूरे 100 जो क्वेश्चन है ये इसका हम पूरा आंसर की आपके लिए लेकर आए। लास्ट में आपको आंसर की भी दे देंगे कि क्या क्या एग्जैक्ट आंसर की टेलीग्राम पर भी हम अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पूरी आंसर की आपको डाल दी जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना है, आपका पहला क्वेश्चन आया है पेपर में आज का कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिशन से है। और उससे पहले हम बता दें गाइस आपका ये जो सेक्शन है ये 20 सेक्शन का हम पीडीएफ आपको बता रहे हैं। ये 20 पेपर है, 20 सेक्शन वाला, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका सुकर-चकिया ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रहेगा। आपकी जगह ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का जो विभाग दिया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों के जो विभाग थे उनके सचिव अगर आपसे पूछते हैं तो वो वीपी मेनन हो जाते। यहाँ पे विभाग का मुख्य पूछा गया है या फिर विभाग किसे दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो बी ऑप्शन के साथ में सही जवाब इसका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बना है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा है। तो ये जो कहा गया है ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय जो मेला कहा है ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। आई थिंक आपको सभी को इसके बारे में पता होगा। इसका सही जवाब रहेगा हमारा साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो स्टार्ट की थी ये साबरमती आश्रम से ही की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की व्यापक या व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम भारतीय जो राज्य है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का जो रहेगा हमारा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सतारा हमारा डी ऑप्शन के साथ में यहाँ से करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा नेता प्रतिपक्ष हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। बट गाइस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला हमें नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी हमें दिखाई दिया वहां पर, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में 6 वाले में। आप एक बार और रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में और कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगर आपको इसका एग्जैक्ट 110% आप श्योर है तो ही आप कमेंट करके बताएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर सही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन से सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन जो है ये संदाय किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या जो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकता है। इस तरह से 3 आपको जो कि कथन दे रखे हैं और इन पर विचार करने को कहा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। इसमें से जो ही सही हमारा कथन रहेगा ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 ये जो दोनों हैं ये आपके सही है। बी ऑप्शन के साथ में हमारा सही जवाब रहेगा 1 और 2 ये दोनों सही है, बाकी ये तीसरा गलत है। तो हमारा जो पूछा है सत्य वाला तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्य संख्या आपसे पूछी है गाइस। वर्तमान में अभी कितने हैं। वर्तमान में अभी 4 कार्यरत हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अभी वर्तमान में अगर पूछता है तो 4 कार्यरत हैं और उनने पूछा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। अधिकतम का यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ में 7 सदस्य ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। गाइस हमने जब इसकी थोड़ी सी रिसर्च की 4 कुछ लोग बता रहे थे और कुछ बता रहे थे कि डी ऑप्शन 7 सही है। हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता चला है कि 7 सदस्य अधिकतम इसमें हो सकते हैं और जो कि संविधान के द्वारा जो कि प्रदत्त की गई है चीजें उस आधार पर जो कि 7 सदस्य हमें वहां पर मिले हैं। बाकी कुछ लोग 5 भी बता रहे थे, तो गाइस 5 नहीं है। वर्तमान में अभी 4 कार्यरत है। वर्तमान में अभी कुल 4 कार्यरत है, ठीक है। और जो इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 7 सदस्य अभी वर्तमान में इसमें मौजूद है, यानी हो सकते हैं अभी वर्तमान में 4 इसमें है, तो हमारा डी ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी पर
छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति हमारा बी ऑप्शन के साथ में सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? ये जो शब्द है ये संविधान से संबंधित है। संविधान हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की उपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय संविधान संशोधन 1954 हमारा सी ऑप्शन के साथ में इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस जिन क्वेश्चनों में डाउट होगा या फिर जिन क्वेश्चनों में थोड़ा सा विरोध वगैरह चीजें देखने को मिलेगी वो हम पहले ही आपको बता देंगे। इसमें आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। बाकी जो चीजें सही है, जो क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हैं, उनका राइट आंसर हम आपको तुरंत से बता रहे हैं, तो उनका आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये जो आती है ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो ये जो माना गया है विकास दर को 2022 के लिए वित्त वर्ष के लिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 11.5% अनुमानित की गई है। यह वास्तविक जो विकास दर है इसको अनुमानों के आधार पर ये माना गया है 11.5%। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे जो भोजन योजना है ये भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ पर मध्य प्रदेश नाम नहीं है इसलिए मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर नहीं होगा। ये भारत सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में। तो हमारा सी ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोट किस पैटी में सर्वाधिक है? ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक जो देखने को मिलता है यह परिप्रशांत महासागरी में देखने को मिलता है। कहां पर? परिप्रशांत महासागरी यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? वैसे ये जो मार्कवेत श्रेणी है ये बेसिकली लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। लौह अयस्क के लिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता कि लौह अयस्क के लिए जानी जाने वाली मार्कवेत श्रेणी या श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहता है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? अब ये जो है किस नहर की बात यहाँ पर की जा रही है ये बेसिकली आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा ये रहेगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी जो नहर है इसने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। गाइस जो भी आपने आंसर लगाए हैं पहले आप इनको देख लीजिएगा, उसके बाद में मिलान कर लीजिएगा। ये हम ऐसा नहीं बोल सकते गाइस कि 100% ये बिल्कुल करेक्ट है, बट हमने कोशिश की है गाइस कि 110% ये करेक्ट ही आंसर आपको मिले। बट जो अंतिम आंसर होंगे वो आपको हम पहले ही बता दें, लास्ट जो आंसर की रहेगी वो आयोग के द्वारा ही जारी की जाएगी। गाइस ऐसा नहीं होता है कि आयोग के द्वारा जारी की गई आंसर की भी 100% सही होती है, उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई टीचर नहीं है गाइस जो 100% सही आंसर आपको दे दे, क्योंकि आयोग खुद गलत चीजें दे देता है। आप सभी ने देखा ही है पिछले सालों में, कई सालों से। तो 100% हम कोशिश कर रहे हैं आपको देने की, बाकी 100% प्रूफ नहीं है कि ये सही है, क्योंकि आयोग भी इसमें गलतियां कर देता है। इसलिए आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होगी और आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में वहां पर आप जरूर से बताइएगा अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरीज है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? इसमें से कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर कौन सा जो कि क्षेत्र नहीं है ये आपको बेसिकली बताना है। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, या फिर आप सभी ने जो लगाया है वो ठीक है, बट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा डी ऑप्शन के साथ में यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1,21,00,000 या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत आपको बताना था कि इसमें नगरीकरण का जो स्तर है ये क्या था। इसमें नगरीकरण का जो स्तर था ये था ऑप्शन नंबर डी 31.15% यानी 31.15%। हमारा डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? आई थिंक आप सभी को पता है ये 2-3 दिसंबर को ये हुई थी 1984 में। तो आपसे अगर डेट भी पूछता तो आप बता देते, या फिर आपसे पूछता कि कौन सी गैस रिसाव हुई थी, मिसाइल आइसोसाइनेट कहां पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारी चीजें आई थिंक आपको सभी को पता ही है, क्लियर है, रेडी है, ऑलरेडी आपको सभी जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से काफी इजी क्वेश्चन है और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? सर्टोली जो कोशिकाएं पाई जाती है ये वृषण में देखने को मिलती है। वृषण है यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होती है HCl इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइस ये जो होती है बेसिकली, और ये हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ये इसका रहेगा आमाशय। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है। गाइस एक चीज जो हम आपको रिकॉल करवा दे, अगर आपने कांस्टेबल का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। क्लियर है? तो इस तरह से काफी क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले थे। हमारा जो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन सी। तो क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, आपको क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 यानी आर्टिकल 338 जो संबंधित है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? सूचना का अधिकार अधिनियम के आधार पर की धारा 20 के अंतर्गत इनमें से कौन जुर्माना लगा सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये हमारा रहेगा केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ये किसको करता है? बेसिकली ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं यानी डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित अपना प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करता है इसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं करता है, प्रधानमंत्री को भी नहीं करते हैं और उपराष्ट्रपति को भी नहीं करते हैं। यानी ये तीनों आपकी गलत है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। आई थिंक आप सभी को बताइए और काफी इजी क्वेश्चन ये है। और गाइस इस तरह से राज्य लोक सेवा आयोग से रिलेटेड दो क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं। एक आपका सदस्य संख्या पूछी है, दूसरा पूछा है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय जिसको डीएमईओ बोलते हैं, इसका गठन कब किया गया था? विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का जो गठन किया गया था ये किया गया था 18 सितंबर को 2015 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वहां जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है और कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन बना था और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन तो कैसे भी एग्जाम हो देखने को आपको मिलता है। ये क्वेश्चन गाइस पीएससी के एग्जाम में भी कईयों बार पूछा गया है। हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भिंड जिले में सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? और गाइस ये जो क्वेश्चन है ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसका क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 11 यानी सी ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। मध्य प्रदेश 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा है यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये है मध्य प्रदेश के जो 11 जोनों में बटा हुआ है, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आई थिंक आप सभी ने क्लिक किया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी बीएचईएल को महारत्न का दर्जा दिया गया था? महारत्न का जो दर्जा दिया गया था बीएचईएल को ये दिया गया था सन 2013 में। 2013 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? गाइस इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में देखने को मिलता है। अमरकंटक हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए दो हिंट आपको दे दिए हैं। पहली चीज तो आपको ये आई थिंक पता होगा, अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आपको कॉपर सिटी के बारे में पता होगा तो भी आपको इसको क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक चीज भी आपको पता है ना तो आप इसका करेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपके लिए प्लस पॉइंट है गाइस। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी मलाजखंड जो कि बालाघाट जिले में आता है। ये मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थित है और इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसको भी आप सभी ने क्लिक किया होगा। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल कीबोर्ड रिक्त स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड कंप्यूटर की जो सुरक्षा करते हैं ये पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर इन सभी से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। तो हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है, इस तरह से जो एक्टिविटीज होती है या इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा स्पूफिंग इसको बोलते हैं। स्पूफिंग यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, स्पूफिंग इसको बोलते हैं। या फिर एक जो यूजर होता है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के चक्कर में दूसरे की आइडेंटिटी को यूज करके वो उस तरह की चीजें करता है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा समझना होगा इसको। हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता चला है कि स्पूफिंग इसका सही जवाब रहेगा। थोड़ी सी डिटेल भी निकल कर आई थी तो उस तरह से यह हमारा जो क्वेश्चन है 100% सही आंसर इसका जाएगा स्पूफिंग ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन है एक नेटवर्क वातावरण में रिक्त स्थान जो सर्वर नहीं है। एक नेटवर्क वातावरण में इनमें से फाइल सर्वर होता है, प्रिंट सर्वर भी होता है और अनुप्रयोग सर्वर भी होता है। बाकी जो सर्वर नहीं है इसका नाम है नेटवर्क सर्वर। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। बाकी ये जो सभी है ऑप्शन नंबर ए और बी और सी ये तीनों गलत है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, इसमें से बताना है आपको कौन सी नहीं है। इसमें से ग्रिड आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी ग्रिड। ग्रिड इनमें से एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। वैसे सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर जो कहा जाता है ये ज्ञान, नॉलेज, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है ये क्वेश्चन भी काफी इजी जो कि क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर है। तो गाइस हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है। आपकी जगह अभिकरण नहीं है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है। देखिए बेगा जो विकास अभिकरण है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये है। क्लियर है। तो ये बेसिकली कहाँ पर है, ये आपका मंडला में है, मंडला में ये है, शहडोल में है और बालाघाट में। बेगा जनजाति बेसिकली जहां पर आपको इतना याद रखना है कि बेगा जनजाति से रिलेटेड एरिया है, वहां पर आई थिंक ये होगा। तो बेगा विकास अभिकरण जो है ये मंडला, शहडोल और बालाघाट में होगा, बिल्कुल बेसिकली ऑब्वियसली बात है। बाकी रायसेन से बेगा का कोई लेना देना नहीं है, अगर होगी भी थोड़ी बहुत जनजातियां यहाँ पर बेगा की देखने को मिलती है, बाकी इतनी ज्यादा भी नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से लगाना होता है, और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। बाकी इन सभी जगह पर बेगा विकास अभिकरण है, मंडला, शहडोल और बालाघाट में, रायसेन में ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। इसमें से बताना है आपको कौन सा चित्रकार जो है मध्य प्रदेश की नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। देखिए नारायण श्रीधर बेंद्रे बिल्कुल है, विष्णु चिंचालकर है और अमृतलाल बेगड़ भी है। इसमें से आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा नाना साहेब पेंसे। नाना साहेब पेंसे जो है हमारा सी ऑप्शन के साथ में सही जवाब हो जाएगा। ये जो है प्रमुख चित्रकार नहीं है मध्य प्रदेश के, बाकी ये सभी है, तो ये आपकी गलत हो जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंदाता है, जो कि आप सभी को पता ही है, मंदाता ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम है। और काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी है कि बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुर्की कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है, और ऐसे आप इसको गाइस तुर्रा कलगी जो है कलंगी, इसको तुर्रा कलगी भी बोलते हैं। क्लियर है। तो तुर्रा कलगी जो लोकनाट्य है ये बेसिकली निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, निमाड़, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है ये निकल कर आ रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इनमें से बताना है आपको कि विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर कौन सा अभिलेख जाना जाता है, और इस अभिलेख का नाम आपको बताना है। गाइस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसमें थोड़ा सा यह है कि इसमें दो आंसर हमें मिले हैं इसके। अब हो सकता है किसी साइट पर या फिर हमने रिसर्च किए तो वहां पर गलत मेंशन हो चुका है, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। दसपुर अभिलेख और सोहागरा अभिलेख, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 50-50% चांस है, अगर आप में से किसी लोग को पता है कि 100% श्योर है वो इस आंसर को लेकर, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, बाकी लोगों को भी पता चल पाए वहां पर किसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। दसपुर अभिलेख आएगा या सोहागरा अभिलेख आएगा, बाकी दोनों में से एक रहेगा, ये हम 100% बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा इनमें से कौन सा आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्लियर है। अगर आप चाहेंगे गाइस तो देखिए आप टेलीग्राम को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। इसको इस वीडियो को मैं बनाने के बाद में, डालने के बाद में इस पे थोड़ी सी रिसर्च करूंगा, जिन क्वेश्चनों में डाउट है या फिर उनमें थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद में उनकी डिटेल जो है डिटेल में टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल पाए और आपको पूरी चीजें मिल पाए कि यही 110% आंसर आपका होगा। तो उस तरह से भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल पाएगा। तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर जो है इसको नीचे दिए गए कोड से मिलान करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर नेशनल हाईवे दे रखे हैं और यहाँ से कहाँ से ये गुजरते हैं, सेकंड सूची में ये दे रखा है आपको। बेसिकली आपको इतना सा बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरता है, और इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको पता है तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 30। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 आएगा ये कहाँ से गुजरता है, ये आपका गुजरता है जबलपुर से। जबलपुर हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए का ये रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से होकर जाता है, तो बी का ये हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 ये कहाँ से जाता है, ये जाता है आपका भोपाल से, तो सी ये रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ये लास्ट से बचा है, तो ये बेसिकली सागर से ही जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन इसका रहेगा। क्लियर है। तो हमारा जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, ये 4 के बाद में 1 के बाद में 2, 4 1 2 3, 4 1 2 3 यानी सी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। गाइस यहाँ पर भी थोड़ी सी चीजें देखने को मिलती है आपको कि इसमें से भोपाल और इंदौर, आई थिंक आप सभी को बताइए भोपाल जो इंदौर है ये दोनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। खजुराहो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और ग्वालियर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। इस तरह से हमें चीजें देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर हमारा बेसिकली क्वेश्चन पर हम आए और बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पर पहली बात तो आपको ये देखनी है कि इसमें से बेसिकली भोपाल, इंदौर और खजुराहो ये तीनों जो है ये आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनमें से ग्वालियर नहीं है।
बाकी कुछ लोग हमें पता है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें से खजुराहो और ग्वालियर नहीं है, बाकी इंदौर और भोपाल दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो आप ही हमें बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। बट हम अगर बताएं इसका राइट आंसर तो हम तो यही बताएंगे कि केवल 4 इसमें से आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका ग्वालियर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, बाकी भोपाल, इंदौर और खजुराहो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो हम तो यही बताएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको क्या बताना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोंगालिया मुंडी खरगोन। ये जो है ये विद्युत तापी या तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। ये स्थान आप सभी को बताइए, सारणी बैतूल बिल्कुल ये आपका विद्युत तापी विद्युत केंद्र है आपका। अमरकंटक में, अनूपपुर में भी है आपका, और उमरिया में बीरसिंहपुर भी तापी विद्युत केंद्र है। ये तीनों आपके विद्युत केंद्र है। बाकी खरगोन में ऐसा कोई नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए बरगी परियोजना जबलपुर बिल्कुल सही है, तवा परियोजना होशंगाबाद ये भी सही है, मटियारी बांध परियोजना मंडला ये भी सही है। इसमें आपका बातना घाटी परियोजना जो है ये उज्जैन से संबंधित नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये बाकी सभी गलत हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहां तक तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते थोड़े से और। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार आप कीजिएगा। मध्य प्रदेश के मालवा पाठार में सूती वस्त्रों मिल की स्थापना की गई और मालवा पाठार काली मिट्टी से आवृत है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा, देखिए हमने कई बार आपको बताया कि मालवा पाठार में काली मिट्टी बेसिकली पाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है। मध्य प्रदेश के मालवा पाठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मालवा पाठार के अंतर्गत आपको बताइए कौन कौन से शहर आते हैं, बड़े बड़े शहर यहाँ पर स्थित है जिनमें कई प्रकार की सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, कथनों पर विचार करना है, ये दोनों कथन सही है। हमको सही उत्तर चुनना है तो हमको लगाना होगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा, देखिए इसमें से जो सही जवाब हमारा रहेगा कौन सा इसमें से नहीं रहे हैं। तो गाइस इसमें से आपके एक तो निरंजन नाथ वंचू और सत्यनारायण सिन्हा ये दोनों नहीं रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ से केवल 2 और 3 सही है। ये बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ये नहीं रहे। बाकी एचवी पाटस्कर और कैसी रेड्डी ये दोनों रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य के नेता नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा गोविंद नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे, साथ में प्रोटेम स्पीकर भी रहे, या तीनों पद पर ये रहे हैं। इनका नाम आपको बताना है कि ये कौन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रामकिशोर शुक्ला जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आई थिंक आप सभी को बताइए इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच जो है ये इस बैठक की अध्यक्षता करता है। तो उनके द्वारा जो बैठक का जो कि पंच निर्वाचित किया जाता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। तो डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और निकल कर आ रहा है हमारा 55 नंबर का, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। इसमें से जिला पंचायत की स्थायी समितियां आपको बतानी है कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन पॉइंट की, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। जिला पंचायत की आपसे पूछा है, ना कि ग्राम पंचायत की। जिला पंचायत की आपको बताना है कि कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। सामान्य प्रशासन समिति बिल्कुल सही है, कृषि समिति बिल्कुल ये भी जिला पंचायत में होती है, शिक्षा समिति भी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा जाएगा, सही उत्तर का चयन कर नीचे कोट में आपको बताना है। सही हमसे पूछा है, सही हमको बताना है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में 1, 2 एवं 3 ये तीनों सही है, क्योंकि ये तीनों जो है जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचिता आपसे पूछे हैं और आप बचपन से इसको आई थिंक पढ़ते आ रहे हैं। मुद्रा राक्षस के जो रचिता है इनका नाम है विशाख दत्त। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मोहर है इनमें आपको बताना है कौन सा वृक्ष की आकृति देखने को मिलती है। तो ये जो आकृति आपसे पूछा है, ना कि वृक्ष पूछा है। क्लियर है कि कौन सा वृक्ष इसमें मिला था। इसमें वृक्ष की आकृति देखने को मिलती है। सही जवाब रहेगा पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष की आकृति इसमें देखने को मिलती है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी।
इसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। सही जवाब हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चोल। चोल ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? गाइस, एलोरा एलिफेंटा के जो स्थल है ये चालुक्य से संबंधित रहा है, चालुक्य काल से इनका संबंध रहा है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी। गाइस, कुछ लोग इसका राइट आंसर डी भी बता रहे, ऑप्शन नंबर सी भी बता रहे हैं, राष्ट्रकूट। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको सी और डी, ऑप्शन नंबर बी और सी में कंफ्यूजन है। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, और हमने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें इसको जो राइट आंसर देखने को मिला है ये ऑप्शन नंबर सी ही देखने को मिला है। तो हम तो इसका राइट आंसर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हम लगाएंगे इसका राइट आंसर। बट आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर एग्जैक्ट क्या है। हम तो 110% श्योर है कि इसका राइट आंसर राष्ट्रकूट को ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? देखिए, हम एक और चीज आपको बता दें, बार बार बता रहे हैं कि हम जो है 110% आपको एज इट इज क्वेश्चन बता रहे हैं, एज इट इज आंसर बता रहे हैं। जिन क्वेश्चनों में डाउट है उन क्वेश्चनों को भी हम आपको बता रहे हैं कि इनमें डाउट है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इस तरह की चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो चीजें आपको बताएं वही चीजें बता रहे हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? सही जवाब रहेगा विद्याधर, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल प्रगति पथ संबंधित है। अटल प्रगति जो पथ है ये आपका ग्वालियर चंबल क्षेत्र, बेसिकली यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये इससे संबंधित रहेगा ग्वालियर चंबल क्षेत्र से अटल प्रगति पथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना, जिसको सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट भी बोलते हैं या तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित है। तो ये आपसे यही पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित ये है? ओमकारेश्वर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हमारी जो ईबुक है 2022 की, उसमें भी काफी अच्छे से इसके बारे में डिटेल हमने कवर की है। 2021 की ईबुक में भी काफी अच्छे से डिटेल के साथ में हमने बताया है। अगर आपने वो ईबुक पढ़ी थी तो आपके काफी अच्छे जो कि स्कोर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो उसी की स्टैटिक जीके और करंट के देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है चिंकी यादव, और इनके बारे में भी काफी डिटेल से हमने ईबुक में बताया था। निशानेबाजी से संबंधित रहा है इनका शूटिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आप याद रखिएगा गाइस, जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। क्लियर है? करंट से भी काफी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं, और हमने पूरी डिटेल स्टैटिक जीके के साथ में चीजें उसमें डाली है करंट ईबुक में। आप एक बार डेमो जाकर जो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो नया जनरल एग्जाम था उस पर हमने करवाया है। कटरीना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? सही जवाब रहेगा हमारा हंगरी, ऑप्शन नंबर बी के साथ में सही जवाब हो जाएगा। हमारे एग्जाम टाउन चैनल पर नेशनल करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को भी हमने करवाया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? सार्गेसो जो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? ये जो जलमार्ग है इसका नाम है सुएज नहर। सुएज नहर की आर्थिक एवं युद्ध नीतिक महत्व सबसे ज्यादा इसी जो कि जलमार्ग का है, सुएज नहर, आप सभी ने बताइए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? देखिए, वलित पर्वत पूछता तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है। गाइस देखिए, हिमालय, अल्पस और रॉकी ये तीनों वलित पर्वत है, ना कि नवीन वलित पर्वत है। क्लियर है? इसमें से जो नवीन वलित पर्वत नहीं है, इसमें से ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ये कट हो जाएंगे। कौन से देशों को मैक-मोहन रेखा जोड़ती है? मैक-मोहन जो रेखा विभक्त करती है, अलग करती है, कौन से देशों को करती है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है और आपने आई थिंक कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मैक-मोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में देखने को मिलती है। इस तरह से भारत और पाकिस्तान का भी आपसे पूछ सकता था, या फिर भारत और अफगानिस्तान का, या पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी पूछ सकता था। क्वेश्चन किस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रक कृषि संबंधित है। ट्रक कृषि जो है ये साग सब्जियों से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। सूची 1 में सहायक नदियां दे रखी है और सूची 2 में आपको नदियां दे रखी है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। इस तरह से आपको मिलान करना है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसकी, आपने किस तरह से की वो तो मुझे नहीं पता, बट आप एक ही नजर में इसको क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, तवा 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 किसकी है? अगर तवा के बारे में आपको पता है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तवा नर्मदा की है, तो हमारा डी वाला, डी का ये रहेगा तीसरा, तो इसका ये रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस में मिलान कीजिएगा, तीसरा किसका है? डी का, तो डी वाले में तीसरा ये, बी का ये ओनली, और किसी का नहीं है। तो इस तरह से आप चुटकियों में इस तरह के जो क्वेश्चन है सोल्व कर सकते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वो बात एक अलग है कि 3-3 वाले और भी मिल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा और मिलान करना रहता है। बस इस तरह से आपके टाइम की सेविंग हो जाती है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में आपको कथन बताना है जो कि सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही
क्वेश्चंस ये दे रखा है। हमने जलवायु वाले वीडियो में भी ये ऑप्शंस हमने इस तरह से ही फैक्चुअल चीजें आपको बताई थी और इस तरह से ही कथन वाले जो क्वेश्चन है काफी हमने करवाए थे आपको, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा, इन दोनों से वर्षा होती है, बिल्कुल इन दोनों से वर्षा होती है। तीनों जो ऊपर के हैं ये सही है और ये आपका लास्ट बचा है, आप यही आपका गलत हो सकता है क्योंकि ये तीनों सही है तो यही गलत रहेगा। हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो गाइस ये गलत है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि मध्य प्रदेश राज्य की लगभग 80% जो वर्षा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और यहाँ पर 50% दे रखा है। 80% जब तक होती है, जबकि तो आप अगर 80% यहाँ पर देता तो ये भी सही होता, बट यहाँ पर 50% दे रखा है और इससे कितनी होती है? 80% होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गाइस आपको कई बार हमने बताया है कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और एक ट्रिक भी हमने बताई थी आपको कि रउआ राशि देखिए एक ट्रिक भी हमने बताई थी आपको, ट्रिक वाला वीडियो जो है हमने वहां पर दे दिया था, ऊपर दे दिया था। रउआ राशि बहुरस दमजब कटनी उमरा सा, ये ट्रिक है और ये ट्रिक का वीडियो भी हमने यहाँ पर दे दिया था आपको एग्जाम से पहले, काफी दिन पहले भी दे दिया था और हमने आपको बताया था बार बार कि इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपने याद कर लिया होगा तो आपका राइट आंसर होगा, उससे मिनटों में आप उसको क्लिक कर पाएंगे। ये जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, देखिए ये कहां से गुजरती है? विदिशा से गुजरती है, भोपाल और उज्जैन, इन तीनों से गुजरती है, तीनों से ये गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? तो इंदौर से नहीं गुजरती है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? देखिए चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम जो मिलता है ये किस चट्टान में मिलता है? तो ये परतदार या उसादी चट्टान में मिलता है। परतदार या उसादी चट्टान, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? अब ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, देखिए मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल। नर्मदा घाटी में भी ये पाई जाती है और ये सतपुड़ा जो श्रेणी है होशंगाबाद, आप सभी को बताइए लगभग लगभग यही आपको फैली हुई है श्रेणी, तो इसमें भी यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि होशंगाबाद में भी गेहूं की खेती और कपास वगैरह इनकी बेसिकली पैदावार की जाती है। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, बघेलखंड, क्योंकि मालवा पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा श्रेणी इनमें काली मिट्टी पाई जाती है और आपसे पूछा है कि कहां पर नहीं पाई जाती है, तो बघेलखंड क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आईटी अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। ये जो पेश किया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपरोक्त सभी में को पेश किया गया है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन से हैं? तो देखिए नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के जो उदाहरण है ये होते हैं C2C वाणिज्य, C2C वाणिज्य, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इसके बीच में जो डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? इसमें राउटर का यूज किया जाता है, राउटर का या स्विच का? तो देखिए राउटर का इसमें यूज किया जाता है, राउटर, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब कुछ लोग स्विच भी इसको एज ए लगा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो उनको डोमेन नाम प्रणाली बोला जाता है, डोमेन नाम प्रणाली, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? उस मॉडल को C2B मॉडल कहते हैं, C2B, ऑप्शन नंबर सी के साथ में सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? आई थिंक आप सभी को पता ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, काफी इजी क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। 7 अप्रैल को 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है और काफी अच्छे से आपने आई थिंक लगा दिया होगा। इसरो का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से काफी जो स्कोर है आपका बन चुका होगा आई थिंक, क्योंकि काफी इजी पेपर इस बार देखने को मिला है हमें। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा, हमने करंट अफेयर में भी ये पढ़ाया है क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हमारे 2022 की ई बुक जो है करंट अफेयर की, उसमें भी काफी अच्छे से डिटेल के साथ में हमने इसको मेंशन किया है और डाला है इसके बारे में काफी सारी डिटेल, तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, तो आपको क्लिक करके आप आए हैं। अगला क्वेश्चन है फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण है तो उपयोग में लिया जाता है? फॉस्फेटेज जो परीक्षण है ये बेसिकली लिया जाता है दूध, चाय और पानी के विश्लेषण परीक्षण के लिए, या परीक्षण किसके विश्लेषण के लिए लिया जाता है? तो ये दूध, चाय, पानी के लिए लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
प्रस्तावित संघीय प्रणाली इसमें से बताना है कौन सी थी। अखिल भारतीय संघ हमारी जो है ये एक संघीय प्रणाली थी प्रस्तावित भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की सभा किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ये बेसिकली आपको पूछा गया है आपसे। और ये जो इन्होंने रखा था ये तीसरी में रखा था, तीसरी बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, तो ये रखा था ऑप्शन नंबर बी, तीसरी में। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के आशय हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में इसमें से क्या शामिल है। आई थिंक आप सभी को पता ही है और ये भी काफी इजी क्वेश्चन देखने को हमें मिला है। भारतीय संसद में बेसिकली तीन ये चीजें होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आई थिंक आप सभी ने इसको क्लिक किया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है। बचपन से आई थिंक आप सभी पढ़ते आए हैं इसको। अस्पष्टता से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका भारतीय संविधान का, ये है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालव सम्मत इस नाम से भी जाना जाता है। मालव सम्मत जो जाना जाता है ये कृत सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। अब ये जो क्वेश्चन देखने को मिला है एमपी जीके का है और ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, क्लियर है। काफी लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि ये डीपली है थोड़ा सा क्वेश्चन। बाकी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये सिरोंज रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मध्यकालीन शहर था जो छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। और ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन गाइस ऐसे हलवा क्वेश्चन मिले ना आपको कि क्या पता है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। तो ये गोटमार का जो मेला आयोजित होता है ये छिंदवाड़ा जिले में होता है। गाइस ये जो हलवा क्वेश्चन मिले इनसे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको ये होगी कि ये कट ऑफ जो है काफी हाई चला जाएगा, काफी हाई कट ऑफ चला जाएगा, उससे डिफिकल्टी थोड़ी सी हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अगर इन रचनाकारों की रचना अगर आपको पता है या इनकी ये चीजें आपको पता है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है सुमेलित करना है इनको कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्लियर है। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी, बिल्कुल इनकी रचनाएं हैं। अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र से। तो भवानी प्रसाद जो मिश्र की रचना कौन कौन सी है। गीत फरोश, कूड़ा के घने जंगल और हीम तरंगिनी। देखिए ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, ये आपका गलत रहेगा। माधव गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा और काट का सपना, बिल्कुल इनकी भी सही है। केशवदास की रसिक प्रिया और कबीर प्रिया, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सी भवानी प्रसाद की, और हमसे क्या पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित ये नहीं है बी वाला, तो बी वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है। याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। और इसको भी हमने हमारी करंट की ई बुक में काफी अच्छे से डिस्क्लोज किया है या डिटेल में इसको हमने डाला है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 31 अगस्त को मध्य प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी और डिटेल में हमने आपको बताया है ई बुक में। और गाइस जितने भी लगभग मान के चलेगा 5 से 7 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ई बुक में से हमारे देखने को मिले हैं। एमपी करंट अफेयर की 2022 और 2021 की ई बुक में से वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस मिले हैं। हम टेलीग्राम पर भी आपको उनके स्क्रीनशॉट डाल देंगे हमारी ई बुक के, ताकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस का पता चल पाए कि क्वेश्चन सच में आए हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है। सही जवाब रहेगा राई से, ये भी ई बुक का क्वेश्चन है हमारी। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है। सही जवाब रहेगा गौड़ शैली से। इस क्वेश्चन का भी फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी ई बुक से ही आपका निकल कर आ रहा है डायरेक्टली। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है बालाघाट। देखिए बालाघाट यहाँ पर जिला आपको दे रखा है और 10 संभावित उत्पाद दे रखा है। कौन से उत्पाद जो है कहाँ पर उत्पादित होते हैं, किस जिले में होते हैं। क्लियर है। तो ये बालाघाट की अगर हम बेसिकली बात करें तो बालाघाट कोदो कुटकी के लिए जाना जाता है। कोदो कुटकी के लिए बालाघाट जाना जाता है हमारा। तो ये पहला हो जाएगा कोदो कुटकी। बैतूल किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर सागौन के वृक्ष ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ये 2 हो जाएगा आपको। खरगोन बेसिकली आप सभी को बताइए गाइस, खरगोन मिर्च और मिर्ची के लिए जाना जाता है, मिर्ची एवं मिर्च उत्पाद के लिए। तो ये हमारा तीसरा रहेगा। और नरसिंहपुर तुअर दाल एवं गुड़ के लिए। तो यहाँ से हमारा चौथा रहेगा। हमको क्या लगाना है,
देखिए पहले में कौन सा रहेगा, डी रहेगा, पहले में डी ये वाला, दूसरे में सी रहेगा, दूसरे में सी रहेगा, डी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी सी बी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। तो इस तरह से काफी सारी चीजें आपको याद रखनी भी है आगे भी, अगर आप जो कि भविष्य में भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो, और इनसे आपको काफी सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे कि किस तरह के पैटर्न है और किस तरह से आपके क्वेश्चंस का पैटर्न दिनों दिन बदलता जा रहा है। गाइस पिछली बार आप सभी ने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कितना डिफिकल्ट लेवल का पेपर बना था पिछली बार। बस इस बार जो क्वेश्चन बने हैं काफी इजी लेवल का पेपर बनाया गया है और इस बार भी कट ऑफ काफी हाई जाएगा। अगर आप कट ऑफ की वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी एक और चीज हम आपको बता देगा कि हमारी जो फाइनल आंसर की आएगी पीएससी के द्वारा, जो कि आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद में हम फाइनल आंसर आपको बताएंगे। क्लियर है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फाइनल आंसर भी आपको बताएंगे ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर उस टाइम पर पता चल पाए कि कौन से आंसर जो है आयोग ने सही बताए हैं और कौन से गलत बताए हैं। तो वहां पर भी आपको 100% क्वेश्चन सही मिल पाएंगे। गाइस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर काफी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। जैसे ही कोई अपडेट आती है एमपीपीएससी या और कोई वैकेंसी से रिलेटेड, सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। अगर खास अपडेट होती है तो ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही पीएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, एमपी पटवारी, एमपी एसआई वगैरह, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में आपको उनसे ही रिलेटेड वीडियो चैनल पर देखने को मिलेंगे। जैसे ही हमारे पीएससी की वैकेंसीज आएगी दोबारा से, ये एग्जाम नजदीक आएगी, तो टाइम पर हम एमपीपीएससी को कवर करेंगे। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक को एक बार जाकर डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अगर डेमो पसंद आए तो ही परचेस कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं तो, क्योंकि मुझे पता है गाइस कि आपको डेमो देखने के बाद में 110% वो ई बुक पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह से उसमें डिजाइनिंग की गई है और इस तरह से डिटेल्ड और एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें डाले हैं स्टैटिक जीके के साथ में कि एक सिंगल क्वेश्चन भी वहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी हम मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।